दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक है, इसीलिए सभी से निवेदन है कि इस कहानी को पूरा अंत तक और ध्यान से सुनिएगा। इसमें आप यह जानेंगे कि कम उम्र में ही बुढ़ापा क्यों आते हैं। जैसे कि दोस्तों, सभी लोग जानते हैं कि महात्मा बुद्ध एक राजा थे, लेकिन उन्होंने सब कुछ त्याग करके एक सन्यासी का रूप ले लिया था। इसीलिए उन्हें सब पता है कि हमें क्या खाना चाहिए, हमें कैसे दिनचर्या अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, आज हम महात्मा बुद्ध के बारे में वो महत्वपूर्ण नियम जानेंगे। आज हम उनके पूरे जीवन के राज हम जानने वाले हैं दोस्तों। इसलिए सभी से निवेदन है, सभी से गुजारिश है कि पूरी कहानी को ध्यान से जरूर सुनें और इन 12 बातों को सुन के आप अपने जीवन में उतार लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कभी बीमारी नहीं होगी और आपको बुढ़ापा भी नहीं आएगा। दोस्तों, इसे हम समझते हैं इस कहानी के माध्यम से। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक राज में वीरसेन नाम का एक राजा था। राजा बहुत ही दयालु, बहुत ही दयावान और एक न्यायप्रिय राजा था। राजा की 2 रानियां थी। उनकी दोनों रानियां अति सुंदर थीं। दोनों रानियां उस राजा के स्वभाव पर गई थी। वह रानियां भी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। राजा इतने न्यायप्रिय राजा थे, उनकी प्रजा कभी दुख का सामना ही नहीं करते थे, क्योंकि राजा ने अपने मंत्रिमंडल में 9 मंत्रियों का गठन किया था, जिनके जिम्मे एक एक डिपार्टमेंट बांटा गया था। तुम प्रजा का खान पान का ध्यान रखोगे, मतलब सबके अलग अलग काम दिए गए थे। तुम्हें यह कार्य करना है और उनका सत्य हिदायत था। कोई भी अपने काम में लापरवाही पाने पर उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। इसीलिए उनके समूह में जो उनके मंत्रिमंडल में जो मंत्री थे, वह बहुत ईमानदारी से काम करते थे। और राजा जो है, कभी भी उन्हें न्याय करना होता था तो सभा में उनके साथ कभी भी वह अपनी प्रजा के साथ अन्याय नहीं करता था। वह किसी के साथ एक पक्ष में न्याय नहीं करता था। वह दोनों पक्ष के एक एक पॉइंट को समझते थे। दोनों के विषयों पर, मुद्दों पर ध्यान देकर वह सही और निष्पक्ष फैसला सुनाते थे। इस तरह से राजा की प्रजा के जो राज्य थे, उसमें सब प्रजा सुखी थी। और राजा का एक नियम यह भी था कि हर हफ्ते एक सभा लगेगी। पूरे राज्य के जितने लोग हैं, उनकी एक सभा बुलाई जाती थी। किसके घर कितना अनाज हो रहा है, किसके घर खाने को नहीं है, उसे अनाज दिया जाता था। ये एक प्रकार की व्यवस्था थी। तो उनकी जो भी सभी प्रजा है, वह एकदम सुख जीवन में चल रही थी। तो इसी समय से उनका राज आसानी से चल रहा था। सारी प्रजा सुखी थी और इसी सुख की वजह से हमेशा जो है सारी प्रजाएं राजा का गुणगान गाया करते थे। ऐसे ही एक दिन सभा चल रही थी। उसी सभा में एक किसान और उसकी पत्नी आते हैं और कहते हैं, महाराज, आज हमारे पास एक बहुत बड़ी समस्या है। कृपया आप हमें हमारी समस्या का समाधान करें। राजा बोलते हैं, क्या बात है, बताइए। किसान कहता है कि मेरे 2 बेटे हैं। अभी मेरे बेटे की उम्र बहुत कम है। अभी उसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 27 से 28 साल होगी, लेकिन वह देखने में ऐसा लग रहा है कि जैसे उसकी उम्र 60 साल हो। बाल झड़ते जा रहे हैं और उसका पेट निकलता जा रहा है। बड़ा आलसी है, कोई काम नहीं करता। हमने अपने हिसाब से इधर उधर दवा कराई, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। महाराज कहते हैं, ठीक है। मंत्री को आदेश देते हैं। मंत्री अपने राज्य के सिपाही से कहता है, इस किसान के बेटों को इलाज करवाया जाए। जो भी खर्चा होगा उसे राजकोष में डाल दिया जाए। मंत्री ऐसा ही करते हैं। उनके दोनों बेटों का इलाज राजकोष के खर्च से राजवैद्य करते हैं। काफ़ी दिन इलाज चलने के बाद फिर वह किसान सभा में उपस्थित होते हैं और राजा से कहते हैं कि महाराज, कोई आराम नहीं हुआ। मेरा बेटा वैसा का वैसा ही है। राजा कहते हैं, ठीक है, हम इस पर विचार करेंगे। इस पर विचार चल ही रहा था कि उसी गांव से, उसी राज्य से 2 लोग और आते हैं। पति और पत्नी रोते हुए आते हैं और वह भी वही कहते हैं। समस्या यही होती जा रही थी। फिर धीरे धीरे सभा चल ही रही थी कि ऐसे में एक एक करके पूरे गांव के आधे से ज़्यादा लोग आए। राजा असमंजस में पड़ गए। उन्होंने तुरंत आपातकालीन सभा बुलाई कि सारे राजवेदों को बुलाया जाए। दूर दूर से राजवेदों को बुलाया जाए और दिखाया जाए
आखिर ऐसी क्या समस्या है जिसकी वजह से हमारे राज्य के सभी नवयुवक बूढ़े दिखने लगे हैं? इस पर पूरा खोज करें, अनुसंधान करें। राजा का यह सख्त आदेश था, सारे मंत्रियों को जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई किया जाए। पूरे राज्य के छानबीन करके सबके घर पता लगाया जाए कि इसका क्या कारण है। बाहर से भी राजवेदों को बुलाया गया, जितने जितने प्रसिद्ध वैद्य सारे वैद्य को बुलाया गया और फिर एक आपातकालीन बैठक की। आपातकालीन बैठक में सारे राजवैद्यों से विचार विमर्श किया गया कि राजवेद, आप 10 दिन का समय है, इस 10 दिन के समय में पूरे राज्य के हर एक घर की बीमारी का पता लगाइए। ऐसी कौन सी बीमारी है, क्या चीज खाने से यह हो रही है, उसे पता लगाया जाए। जो भी राजवैद्य इस बीमारी का सही सटीक पता लगा लेगा, उस राजवैद्य को पुरस्कार के रूप में मैं एक राज्य दे दूंगा। अब सारे राजवैद्य एकदम से जुट गए, अपने पोथी पत्रा किताब लेकर, और घर घर जाकर रात दिन एक करके पूरा 10 दिन छानबीन चलता रहा। फिर राजगार में एक दिन सभा लगती है। उस राज्य सभा में सारे राजवैद्य, पूरे राज्य के लोग इकट्ठा होते हैं। फिर राजा एक एक करके सारे राजवैद्यों से पूछते हैं। सारे राजवैद्य अपने अपने विचार रखते हैं और कहते हैं कि महाराज, हमने तो बहुत अच्छी छानबीन भी किया और छानबीन के हिसाब से औषधि और उपचार भी किए, लेकिन किसी को आराम नहीं मिल रहा। तो उसमें से एक राजवैद्य खड़ा होता है जो बहुत बुजुर्ग था। उसकी उम्र लगभग 130 से 135 साल की थी और उसने कहा, हमारा जो अपना निष्कर्ष निकला है, हमारा जो अपना अनुभव है, उस अनुभव से हमें यह लगता है कि यहाँ के रहन सहन, यहाँ के खाने में कुछ दिक्कत हो रही है, जिसकी वजह से यह सब हो रहा है, लेकिन हमारे पास इसका सटीक जवाब नहीं है। राजा बुजुर्ग राजवेद की बात को सुनकर असमंजस में पड़ जाता है कि 130 साल का बुजुर्ग बता रहा है, तो इसका समाधान क्या होगा। कुछ देर बाद वह राजा कहता है, राजवेद, आपको इसका समाधान आज ही बताएं, क्योंकि हम 1 महीने से इसका इलाज खोज रहे हैं। हम खुद बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, हमारी प्रजा परेशान होती जा रही है और हम भी देख रहे हैं, हम भी इसी सोच में परेशान होते जा रहे हैं। मेरे भी बाल झड़ने शुरू हो गए हैं। हमारे परिवार में महारानियाँ, राजकुमारी, राजकुमार, यहाँ जो भी है, सब लोग अपनी प्रजा से परेशान हैं। आखिर समाधान तो बताइए। फिर वह राजवैद्य हाथ जोड़कर खड़े होते हैं और राजा से कहते हैं, राजा, हमें क्षमा करिए, लेकिन हमारे पास एक उपाय जरूर है। इस समस्या का समाधान एक ही आदमी के पास है। अगर उस आदमी को ढूंढ कर लाया जाए तो आपके राज्य की सारी समस्या खत्म हो जाएंगी, सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। उनके अलावा इसका समाधान किसी के पास नहीं है। महाराज कहते हैं, राजवैद्य, जल्दी बताइए, इस शुभ काम में देरी मत करिए। मुझे जल्द से जल्द उस महापुरुष, उस ज्ञानी का नाम बताइए। हम उन्हें अपने राज्य में आमंत्रित करेंगे। और राजवैद्य कहता है, क्षमा करें महाराज, हमें उनका पता नहीं मालूम कि वह कहाँ रहते हैं, लेकिन उनका किसी न किसी राज्य में उपदेश चल ही रहा होगा। कृपया आप अपने सैनिकों को सारे राज्य में भेज करके पता लगाइए कि महात्मा बुद्ध किस राज्य में है, कहाँ पर हैं, कहाँ पर वो उपदेश दे रहे हैं। केवल उन्हीं के पास इस समस्या का समाधान है और दूसरा किसी के पास इसका समाधान नहीं है। राजा यह बात जैसे ही सुनते हैं, राजवैद्य के मुंह से उनके जो भी मंत्री थे, जो भी सबसे काबिल मंत्री थे, उन्होंने उनको आदेश दिया जल्दी से जल्दी महात्मा बुद्ध का पता लगाया जाए और उन्हें आदर सम्मान के साथ अपने राज्य में लाया जाए। यह हमारा सख्त आदेश है। इसके लिए जितनी भी सेना चाहिए, जितने भी गुप्तचर चाहिए, ले लीजिए और आप पता लगाइए इस समय महात्मा गौतम बुद्ध का उपदेश किस राज्य में चल रहा है। वह जरूर आएंगे, उनका हमारा संदेश भेजिए। अगर वह नहीं आते तो आप मुझे बताइए, मैं खुद उनके पास चला जाऊंगा अपनी समस्या का निवारण लेकर। सारे मंत्री तुरंत चारों दिशा में फैल जाते हैं और काफ़ी अथक प्रयास करने के बाद, काफ़ी मेहनत करने के बाद महात्मा बुद्ध का काफ़ी दूर राज्य में पता चलता है कि वह वहाँ उपदेश दे रहे हैं। मंत्री वहाँ जाता है और महात्मा बुद्ध को प्रणाम करता है और कहता है, भगवान, आपको हमारे राजा ने बुलाया है। हमारे राज्य में बहुत बड़ी बीमारी आ गई है, कृपया आप हमारे साथ चलने की कृपा करें। महात्मा बुद्ध
इतने दयालु हंसमुख थे। उनका तो बस एक ही उपदेश था कि हमारा पूरा भारतवर्ष स्वस्थ निरोग रहे, किसी के मन में छल कपट ना हो, कभी कोई दुखी ना हो, सभी लोग हंसते रहें। जैसे ही उन्होंने सुना, सैनिक के मुंह से उन्होंने कहा कि तुरंत चलते हैं, और महात्मा बुद्ध उस मंत्री के साथ मंत्री के राज में आने के लिए तैयार होते हैं, और उनके साथ जो उनके शिष्य थे वह भी आते हैं। महात्मा बुद्ध को राज दरबार में महात्मा का स्वागत करते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं, उन्हें सादर आमंत्रित किया जाता है, बड़ा स्वागत सम्मान किया जाता है। और फिर वह राजा महात्मा बुद्ध से कहते हैं, आप ये हमारे प्रजा को देखें, इतनी विशाल प्रजा है, बड़े ही हंसमुख प्रजा थी, बड़े ही सुखी प्रजा थी, लेकिन आज इनके ऊपर बहुत भारी विपत्ति आ गई है। जब उनके ऊपर विपत्ति आ गई है तो मान लो हमारे ऊपर भी विपत्ति आ गई है। यह प्रजा नहीं, यह हमारे परिवार के सदस्य हैं। कृपया आप ही इन सब का समस्याओं का समाधान करें। महात्मा बुद्ध राजा की तो पहले ही प्रशंसा सुन चुके थे। राजा के सोच और विचार से महात्मा बुद्ध प्रभावित होकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और राजा से कहते हैं, क्यों नहीं, यह तो कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, यह समस्या सब लोग अपने आप पाले हैं। ऐसी बातें सुनकर राजा मुस्कुराता है। इतनी बड़ी समस्या है और महात्मा बुद्ध कह रहे हैं कोई समस्या नहीं है। तब राजा कहते हैं, ठीक है गुरुवर, जैसा भी हो आप हमारे प्रजा को ठीक कर दें। महात्मा बुद्ध के सामने एक चेला खड़ा था। महात्मा बुद्ध उस चेले की तरफ इशारा करते हैं तो चेला कहता है, ठीक है राजा, कल से मैं रोज सुबह 4 बजे आपके राज्य में हमको एक ऐसा खुला स्थान दे दीजिए जहां पर आपके राज्य के सारे लोग एकत्रित हो सके, जहां खुला वातावरण, जहां प्राकृतिक धूप आदि हो, जहां प्रकृति की सारी हवाएं आती हो, सुनहरा माहौल हो। वहां पर कल से हमारा 4 बजे से उपचार शुरू हो जाएगा। लोगों को उपचार देना, लेकिन उससे पहले आप अपने राज्य में एक आदेश लागू कर दीजिए कि सब कुछ स्थान पर, आपकी पूरी राज्य पर और आप खुद उस स्थान पर सभी लोग उपस्थित हों। सभी लोग को वहां पर कल से ही उपदेश देना शुरू हो जाएगा और यह उपदेश 12 दिन तक चलेगा। 12 दिन में 12 उपदेश दिए जाएंगे और 12 दिन आपकी जो पूरी प्रजा है, प्रजा स्वस्थ हो जाएगी। राजा शिष्य की यह बात सुनकर बड़े खुश होते हैं। सिर्फ 12 दिन में राजा कहते हैं, ठीक है, जो भी खर्चा आएगा वह सारे हमारे राजकोष से दिया जाएगा। फिर वह शिष्य कहता है, कोई खर्चा नहीं आएगा महाराज, आप निश्चिंत रहिए। आप सिर्फ और सिर्फ अपने प्रजा में यह सख्त आदेश करवा दीजिए, जो 4 बजे यहाँ उठकर नहीं आएगा उसे दंड दिया जाएगा। राजा ने यह आदेश लागू कर दिया और कहा, कल सुबह सबको वहाँ आना है। राजा ने बहुत बढ़िया सा स्थान निर्धारित किया और कहा कि कल पूरी प्रजा उसी स्थान पर आएगी, हम भी आएंगे और वहाँ पर महात्मा बुद्ध के विचार को सुनेंगे और जैसा महात्मा बुद्ध कहेंगे हम उसका पालन करेंगे और हमारे सारे गुप्तचर सबके घरों पर निगरानी रखेंगे। जो उपदेश का पालन नहीं करेगा उसे सभा में दंडित किया जाएगा। यह सारी बातें घोषित करने के बाद पूरी प्रजा महाराजा को प्रणाम करती है और कहते हैं, नहीं महाराज, हम सभी लोग वहाँ पर उपस्थित होंगे। महात्मा बुद्ध को सभी लोग प्रणाम करके वहाँ से चले जाते हैं। उस दिन की सभा वहीं पर स्थगित होती है। फिर अगले दिन कल से महात्मा बुद्ध के प्रवचन शुरू होने वाला था। उसमें उपदेश देने वाले थे। कल पहला उपदेश था तो वहाँ पर सबको 4 बजे आना था। महात्मा बुद्ध वहाँ पर 4 बजे पहुँच जाते हैं और उस राज्य के सारे लोग 4 बजे पहुँच जाते हैं। महात्मा बुद्ध पहला उपदेश बताते हैं, उनके पूरे राज्य को संबोधित करते हैं और अपने शिष्य को इशारा करते हैं कि लोगों को बताओ। उनका शिष्य खड़ा होता है अपने स्थान से और कहता है, कल से पूरे राज्य के लोग 4 बजे उठेंगे। सुबह 4 बजे जो होता है वह ब्रह्म मुहूर्त का होता है। इसी 4 बजे सबको उठना है। सब उठने के बाद 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी करना है और सबको बैठकर अलथी पलथी मार के गुनगुना पानी है वह मिट्टी के बर्तन में पीना है। मिट्टी के बर्तन से पानी सिप सिप करके पीना है। इसका अनुसरण जो नहीं करेगा उसे आराम नहीं होगा। महात्मा बुद्ध का ये पहला उपदेश था। इस पहला उपदेश का पालन करने के बाद कल दूसरा उपदेश दिया जाएगा। आज के उपदेश का सब पालन करके आएंगे। सभा वहीं समाप्त होती है। फिर अगले दिन
सभी लोग समय से उपस्थित होकर वहाँ आ जाते हैं। सब लोगों से फिर महात्मा बुद्ध के शिष्य पूछते हैं, क्या हुआ, कितने लोग पालन किए? सब लोगों ने हाथ उठाया और सभी ने कहा कि हमने इसका पालन किया और आज हमें बहुत आराम मिला। हमारा पेट एकदम सही से साफ हुआ, शरीर एकदम हल्का फुल्का लग रहा है, एकदम स्वस्थ लग रहे हैं। तो फिर महात्मा बुद्ध का शिष्य कहता है, अब तो जो दूसरा उपदेश करना है, सबको टहलने चलना है। यानी कि आज के ज़माने में कहें तो सबको मॉर्निंग वॉक करना है। आपको अपनी उम्र के हिसाब से सबको चलना है। और चलना कितना है? 2 से 3 किलोमीटर। सबको 2 से 3 किलोमीटर चलना है। उसमें जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, वह दौड़ेंगे, और जो सामान्य लोग हैं, जो 40 से 50 की उम्र के हैं, वह तेज चलेंगे। और चाल जो होगी 1 सेकंड में 1 कदम और 1 मिनट में 60 कदम चलना है। और जो दौड़ सके वह दौड़ेंगे, बहुत तेज नहीं दौड़ना है। सब अपनी क्षमता के अनुसार 2 से 3 किलोमीटर ज़्यादा होगा, पर कम नहीं। इस हिसाब से सुबह चलना है, मॉर्निंग वॉक करना है। यह दूसरे दिन का उपदेश था। अगले दिन फिर से सभा शुरू होती है। फिर से लोग सभा में आते हैं। तो सबसे पहले बुद्ध के शिष्य पूछते हैं कि 2 दिन का नियम सबने पालन किया? सब लोग हाँ में हाथ उठाते हैं। शिष्य पूछता है, कैसा आप लोगों को लग रहा है? सब लोग कहते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि हमको कोई बीमारी ही नहीं है। फिर से शिष्य कहता है, अब सब लोग योग करें। योगा प्राणायाम अपने हिसाब से सब लोग करें। योगा प्राणायाम में 2 योगा प्राणायाम जरूर शामिल होगा, एक कपालभाति, दूसरा अनुलोम विलोम। सारे शिष्यों ने कपालभाति और अनुलोम विलोम की विधि सभी को बता दिया। अनुलोम विलोम कैसे की जाती है, कपालभाति कैसे की जाती है, सूर्य प्राणायाम कैसे किया जाता है, सभी लोग कम से कम आधा घंटा से लेकर 45 मिनट तक प्रतिदिन इसे करना है। तब इस दिन की भी सभा समाप्त होती है। अगले दिन फिर सभा शुरू होती है और उस सभा में सारे लोग उपस्थित होते हैं। सारे लोग उपस्थित होने के बाद फिर सबसे दिनचर्या पूछी जाती है, किसने कितना अनुसरण किया? सब ने कहा, अब तो हमको ऐसा लग रहा है कि अब हमको कोई बीमारी नहीं है, हमें कोई अलार्म नहीं लगाना पड़ता, हमें जगाना नहीं पड़ता, मेरी 4 बजे अपने आप आंखें खुल जाती हैं। यह सुनकर महाराज बड़े खुश हुए। इतना बड़ा चमत्कार बिना कोई पैसे के हमारी प्रजा ठीक हो रही है। महाराज तुरंत खुश होकर फिर महात्मा बुद्ध को प्रणाम करते हैं और बुद्ध से कहते हैं कि आप हमारे ही राज में रहिएगा, जाइएगा नहीं भगवान। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं, क्योंकि उनका तो काम ही है हमेशा हंसते रहना, क्योंकि वह चिंता नहीं करते। फिर वह कहते हैं, अब सबका योगा प्राणायाम सब कुछ हो जाने के बाद आप सब लोगों को अगला काम जो करना है, 300 ग्राम सबको सेब खाना है। इससे और ज़्यादा खा सकते हैं, लेकिन कम नहीं। सेब खाने के बाद सब लोग जो भी अपना अपना काम है वह काम करेगा। उस दिन का भी ज्ञान समाप्त हुआ, सभा स्थगित हुआ। फिर अगले दिन सभी लोग आते हैं। फिर सबसे पूछा जाता है, किसको कितना आराम हुआ? सभी लोग कहते हैं कि हम तो पूर्ण रूप से एकदम ठीक हो गए हैं। फिर वह शिष्य कहता है, नहीं, अभी तो आधी बाकी है, अभी तो आधा नियम और करना है। जब आप पूरे नियम को अनुसरण कर लेंगे तो आपको कोई बीमारी नहीं आएगी, बुढ़ापा तो छूमंतर हो जाएगा, बुढ़ापा पास नहीं आएगा, मर्दाना ताकत बरकरार रहेगी। हमारे महात्मा बुद्ध की तरह सभी के चेहरे पर चमक बनी रहेगी। फिर सभी लोग कहते हैं कि अगला उपदेश क्या है? मान लीजिए सब ने सेब खा लिया है 7 से 8 तक, उसके 2 से ढाई घंटे बाद सबको अपने फुल डाइट लेना है, सबको फुल खाना खाना है। खाने में क्या क्या खाना है? अब खाने का वह शिष्य बताता है। सबको रोटी खाना है, मल्टीग्रेन रोटी, मिक्स रोटी। वो कहता है उसमें गेहूं नहीं होगा, गेहूं अच्छी चीज़ नहीं है। सावा, जौ, बाजरा, रागी, मकई और एक चना, यह 5 चीज़ों की सबको रोटी बनाना है। और सबकी थाल में इसकी रोटी होगी। 1 कटोरी दाल होगी और उसमें देसी घी गाय का डाला हुआ
और 1 कटोरी मिक्स सब्जी या साग होगा। सीजन के हिसाब से जो सीजन वाली सब्जी होती है वही खाना है, बिना सीजन वाली सब्जी नहीं खाना है। बिना सीजन वाली सब्जी स्टोर की होती है, वो नुकसान पहुंचाती है। साग सब्जी जो भी खाना है वह सीजन की खाना है। यह सारी चीज़ें खाने के बाद उसके आधे घंटे के बाद उसमें 1 कटोरी 200 ग्राम सबको दही खाना है। दही में गुड़ डालकर, तो जब आप खाना खाकर आधे घंटे के बाद दही में गुड़ डालकर खाओगे तो आपका खाना वो सब आसानी से पच जाएगा, जो कि दही में लैक्टोबैटिक एसिड पाया जाता है, जो हमारे खाने को पचाता है, हमारे लीवर को मजबूत बनाता है। इतना जो खाएगा उसकी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। अब यह आज का उपदेश हो गया, कल सब इसको अनुसरण करके आएगा। तब सब लोग खुशी खुशी अपने घर जाते हैं। जैसे वह उपदेश में बताया गया सब लोग उसका पालन करते हैं। सब फिर अगले दिन की सभा होती है, सारे लोग सभा में उपस्थित होते हैं। सबसे पूछा जाता है किसको कितना आराम है। सारे लोग कहते हैं भगवान हमको तो कुछ बीमारी ही नहीं है, हम तो पूर्ण रूप से ठीक हो गए। हमको तो लगता ही नहीं कि हम कभी बीमार हुए थे। महाराज बहुत खुश हो गए। राजा कहते वाह, ये तो सब लोग खाने से ठीक हो गए, खाने से सबकी बीमारियां ठीक हो गईं। धीरे धीरे ऐसे देखने में लग रहा है कि सबका मोटापा भी अपने आप चला जाएगा। तब वह शिष्य कहता है रुकिए, अभी तो और कुछ बाकी है, अभी तो इतना ही है, आगे और सुनिए। तो वह सबसे पहले यह बताता है आप लोग यह भी ध्यान रखना, खाना और पीना दोनों एक साथ नहीं करना है, या तो खाइए या तो पिए। कहने का तात्पर्य यह है अगर हम पानी पी रहे हैं, कोई भी तरल पदार्थ ले रहे हैं, तो हम उसको खाने से 1 घंटे पहले या खाने के 1 घंटे बाद ही लेंगे। खाते समय 1 घूंट पानी नहीं पीना है और ना ही खाने के बाद हमें तुरंत पानी पीना है। खाना खाने के 1 या 1.5 घंटे बाद ही हमें पानी पीना है। इस बात को ध्यान में रखें। अब फिर बताते हैं शाम को क्या नाश्ता लेना है। जैसे सब लोग 10 से 11 बजे खाना खा लिया, अब सबको भूख लग जाएगी, तो 4 बजे 5 बजे क्या लेना है। 4 से 5 बजे सबको 1 प्लेट सलाद लेना है, और सलाद सबके वजन के हिसाब से होगा। अगर किसी का वजन 50 किलो वजन है, उसका 5% यानी 250 ग्राम। अगर किसी का 60 किलोग्राम है तो 300 ग्राम। किसी का 70 किलो वजन है तो 350 ग्राम। किसी का 80 किलो वजन है तो 400 ग्राम सलाद लेना है। उस सलाद में क्या क्या होगा? सलाद में होगी गाजर, चुकंदर, मूली, टमाटर, और उसमें 1 टुकड़ा होगा अदरक का। 3 से 4 लहसुन की कलियां होगी, और उसमें स्वाद के लिए आपको रखना है तो उसमें आप काला नमक डाल सकते हैं, और जीरा भुना हुआ जीरा भी डाल सकते हैं। सलाद लेने के पहले भी कुछ खाना पीना नहीं है, जैसे कि पहले बता दिया है। फॉलो करें, और अगले दिन आए तो उस दिन की सभा समाप्त होती है। सब लोग अपने घर जाते हैं। जैसे जैसे वो नियम बताए गए थे सब लोग उनका पालन करते हैं। फिर वो जब अगले दिन सभा में आते हैं तो उनसे पूछा जाता है आप लोगों को कैसा लग रहा है, आपका शरीर कैसा लग रहा है। सब लोगों के चेहरे पर मुस्कान, और सबका चेहरा जैसे एक तेज की तरह चमक रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो ढलती उम्र थम सी गई है, इतना एहसास हो रहा था। फिर राजा बड़े खुश होते हैं। प्रजा खुशी खुशी से सबने उत्तर दे दिए। फिर वह राजा महात्मा बुद्ध की चरणों में जाकर प्रणाम करता है। वह कहता है धन्य है भगवान, आपने तो सबको खाने से ठीक कर दिया। तो वह शिष्य कहता है महाराज रुकिए, अभी तो और सारे उपदेश बाकी है। अभी जब मैं पूरा उपदेश बता दूंगा तो हमारे भगवान की तरह कोई बीमारी नहीं होगी, कभी किसी को बुढ़ापा ही नहीं आएगा। राजा कहते हैं जल्दी बताइए गुरुवर, जल्दी बताइए, हमें सारी चीज़ें सुनने की बड़ी इच्छा है। मन में भी मैं अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा हूँ कि जैसे मुझे कोई बीमारी नहीं है, जैसे मैं अभी 16 साल का हूँ। फिर बताते हैं अब रात को क्या करना है। सबका खाना जो रात का है सूर्य डूबने से पहले सबको लोगों को खा लेना है।
क्योंकि जब सूर्य ढलने लगता है, हमारी पेट पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती है तो हमारा जो जठरा अग्नि है, हमारा अग्नाशय, वह ज़्यादा काम करता है। जब धीरे धीरे सूर्य की रोशनी ढलने लगती है, कम होने लगती है, तो जठरा अग्नि काम करना बंद कर देती है। इसीलिए ऋषि मुनि लोग सूर्य डूबने से 1 घंटे पहले खाना खा लेते थे। तो इसके 2 फायदे हैं। जब आप सूर्य डूबने के पहले खाना खा लेंगे तो आपका सारा खाना पच जाएगा, और जब आप सोने जाएंगे तो 3 से 4 घंटे में आपका खाना पूर्ण रूप से अच्छी तरह से पच जाएगा। इसके फायदे, एक तो आपकी नींद बढ़िया आएगी। अगर आप लेट खाना खाते हैं, अपने जीवन को बिगाड़ लेते हैं, तो उसमें क्या होता है, आपको जल्दी नींद नहीं आएगी, आपके पेट में अच्छे से खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, पचेगा नहीं, इससे आपको गैस एसिडिटी बनेगी। इसीलिए आपको सूर्योदय से 1 घंटे पहले रात के खाना खा लेना है। और खाने में क्या क्या लेना है, वही मल्टीग्रेन रोटी और साग सब्जी, सीजन के हिसाब से बस 2 चीज़ें। और खाना कितना खाना है, नाम मात्र, यानी कि हल्का खाना खाना है, जिससे लगे कि आपने खाना नहीं खाया। फिर उसके 1 घंटे के बाद आपको 1 गिलास दूध पीना है, उसमें 3 ग्राम हल्दी डाल देना है। हल्दी शुद्ध घर की होनी चाहिए, बाजार की नहीं। उसी को उबाल कर फिर ठंडा हो जाए, फिर आपको पीना है। हल्दी वाला दूध आपकी सारी बीमारियों को नष्ट कर देगा। यह इतनी शक्तिशाली होती है, आप सबको इसका पालन करना है। और उसको फॉलो करने के बाद दूध पीने के तुरंत बाद सोने नहीं चले जाना है। दूध पी के 1-2 घंटे के बाद सोने जाना है, और आपको रात्रि के 10 बजे तक सो जाना है। जब आप 10 बजे सो जाएंगे, आपको फर्स्ट क्लास नींद आएगी, आपके सारे खाने डाइजेस्ट हो जाएंगे। जब आपको अच्छी नींद आएगी तो 4 बजे सुबह अपने आप आपकी आंखें खुल जाएंगी। आपको कोई टेंशन नहीं रहेगा, कोई बीमारी नहीं लगेगी। आखिरी में शिष्य कहता है, ध्यान से सुनिएगा, सबको वर्तमान में जीना है, सबको बच्चे की जिंदगी जीना है। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें कोई टेंशन नहीं होती है। मेरे मम्मी का पड़ोसी से झगड़ा हो रहा है, पड़ोसी का पापा से झगड़ा हो रहा है, उसे कोई मतलब नहीं, मेरे घर में खाना है या नहीं है। उस छोटे बच्चे को जब खाना मिल जाता है, उसे खाकर वो अपने आप खेलता रहता है, सिर्फ उसका पेट भरा रहे। अगर उसका पेट भरा हुआ है तो उसे कोई मतलब नहीं। इसलिए आप सभी भी अपने वर्तमान में जीना चाहिए। भूत भविष्य की चिंता मत करिए, आज हमारे साथ जो है उसमें खुश रहिए। भविष्य में क्या होगा, भूत में क्या बीत गया, उसकी चिंता मत करिए। जब आप वर्तमान में जिएंगे तो कोई टेंशन नहीं होगा, तनाव नहीं होगा और बीमारी नहीं होगी। जो लोग इन नियमों का पालन करेंगे। और एक बात, कभी कोई बाहर की चीज़ मत खाना, जो खाना अपने घर की शुद्ध बना खाना, क्योंकि बाहर की चीज़ों में बहुत मिलावट होती है। आज की पूरा उपदेश जो पालन करेगा वह कभी बूढ़ा नहीं होगा, उसे कभी बीमारी नहीं होगी। यह नियम सब पालन करेंगे, फिर 1 महीने बाद यहीं पर एक सभा लगेगी, सब इसी सभा में उपस्थित होंगे। समय बीत गया, 1 महीना फिर हुआ। 1 महीने बाद महात्मा बुद्ध महाराज के पास पहुंचते हैं, उनके दरबार में पहुंचते हैं। महाराज दौड़ करके उनके स्वागत सत्कार से सम्मान करते हैं और कहते हैं, आइए गुरुवर आइए, यह तो राज आपका है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं, बताइए राजन, आप लोग कैसे हैं, आपकी प्रजा लोग कैसी है। राजन कहते हैं, भगवान आपने जो उपदेश दिया है, हमारी पूरी प्रजा ऐसे देखने में लग रही है जो 60 साल के थे, लग रहे जैसे 15-20 साल के हो गए हो। सबकी ढलती हुई उम्र रुक गई है, सब लोग हष्ट पुष्ट हैं। हमारी राज वैद्य लोग तो बैठ के आराम कर रहे हैं, उन्हें तो कोई दवा की जरूरत ही नहीं है। सब लोग अपने आप तंदुरुस्त हैं, हमारी प्रजा बहुत खुश है। मैं यही चाहता हूँ, कल हमारी प्रजा आपके दर्शन करना चाहती है। कल सभी को सभा में बुलाता हूँ, कल के लिए आप कृपया करके रुक जाइए। और राजा अपनी पूरी प्रजा को एकत्रित करता है। उनकी सारी प्रजा
महाराज भगवान बुद्ध को प्रणाम करती है। महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं आयुष्मान भव। सब लोग खुश होते हैं, पूरी प्रजा खुश होती है। इस उपदेश को जीवन भर पालन करने का सब लोग वहीं पर प्रण लेते हैं और राजा कहते हैं आपने जो उपदेश दिया है मैं इसे अन्य लोगों के पास पहुंचाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाऊंगा। राजा और प्रजा के मुख से यह बातें सुनकर भगवान बुद्ध बेहद खुश होते हैं और फिर महात्मा बुद्ध वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। मिलते हैं ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।